बक्सर के प्यारे निवासियों, माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मंच पे उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दल के नेतागण, आप तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम। दोस्तों, आज 14 फरवरी है और आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले हमारे देश में एक आतंकवादी घटना हुई जिसमें हमारे देश के वीर जवानों की मौत हुई, उनकी शहादत हुई। अभी सम्मानित मंच ने और आप तमाम लोगों ने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी। मैं भी अपनी तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। और आप लोगों को एक खबर लगी होगी कि कल एक बस दिल्ली से पटना बिहार आ रहा था। शिवहर लोग आ रहे थे और उस बस एक्सीडेंट में कई लोगों की मौत हो गई। उन परिवारों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। ये 2 घटना आज हमारे सामने है। एक तरफ आप देखिए कि इस देश के जो साधारण लोग हैं, अभी एक बच्चा हमारे साथ मंच पे बैठा हुआ है, वो मेरा भतीजा है। उसके पिताजी और उसकी माँ दोनों CISF की नौकरी करते हैं। मेरा भाई CISF में है, उसका ससुराल है बक्सर। इस हिसाब से तो आपको कितना मिल रहा है। हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग फौज की नौकरियां करते हैं, पुलिस की नौकरियां करते हैं। अपने परिवार को पालने के लिए बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम करते हैं। आप दोनों घटना देखिए। पुलवामा में जिनकी शहादत हुई है वो कोई मंत्री का बेटा नहीं है, साधारण लोग हैं। मरे हम, शहादत हमारी हो। काम करने के लिए हम जाएं तो कभी ट्रेन एक्सीडेंट में, कभी बस एक्सीडेंट में। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक फैक्ट्री में आग लग गई। बिहार के दर्जनों मजदूर जल करके मर गए। इस देश को चलाने में मेहनत मजदूरी हम करें, मौतें हमारी हो, और राजनीति ये देश के नेता करते हैं और कैरियर अपने बेटा का बनाते हैं। मेरा प्रश्न है कि अगर ये सचमुच देशभक्त हैं तो अमित शाह अपने बेटा को BCCI का सेक्रेटरी बनाया है, CISF में क्यों नहीं भर्ती करवा दिया? ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि इस देश में असल सवाल क्या है। असल सवाल ये नहीं है। अभी एक लड़का, एक नहीं 2-3 लड़का था, जब मैं बाबू वीर कुंवर सिंह के ऊपर माल्यार्पण करके आ रहा था तो काला झंडा दिखा रहा था। दोस्त क्या मिलेगा? बेटा तो चौबे जी का नेता बनेगा, तुमको तो कुछ नहीं मिलने वाला है। चौबे जी का बेटा खुद नेता है, उसके बाद बेटा को नेता बनाएंगे। तुम क्या घंटी डोलाओगे, घंट बजाओगे? क्या मिलेगा तुमको? और सोच करके देखिए कि ये जो नफरत आज हमारे नौजवानों के हाथ में बंदूक थमा करके फैलाई जा रही है, पत्थर थमा करके फैलाई जा रही है, नेताजी के पीछे इनकलाब जिंदाबाद लगा रहे हैं, इससे उनके जीवन का सवाल हल नहीं होने वाला है। अगर हमको काला झंडा दिखा करके बिहार में जो पलायन की समस्या है वो रुक जाए तो मैं अपने हाथ में हमेशा काला झंडा लेकर के चलने के लिए तैयार हूं। अगर बिहार में हर साल बाढ़ के चलते जो मौतें होती हैं, किसानों के जो फसल बर्बाद हो जाते हैं, वो अगर रुक जाए तो मेरा उजला कलर का स्कॉर्पियो है, उसको हम काला कलर करवा देंगे। अगर इस देश में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और अभी एक सर्वे आया है कि पिछले 5 साल में 3 करोड़ 16 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं।
मिलने का सवाल छोड़ दीजिए। मेरा भाई अभी दही चूड़ा खाने आया था तो बताया कि CISF में 1 लाख लोगों को ठेके पे बहाल किया जाएगा। ठेके पे, सरकारी नौकरी नहीं हुआ इसमें। तो जो नौकरी पाने की लालसा रखते हैं उनको किन परिस्थितियों में नौकरी मिल रही है? एक ही स्कूल में 2 तरह के मास्टर साहब हैं। एक को मिलता है 50-60 हजार रुपया, दूसरे को मिलता है 10-15 हजार रुपया। बताइए, समान काम के उस समान वेतन के अधिकार का क्या हुआ? आप देख लीजिए, जो सरकार में बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, MLA हैं, MP हैं, उनको पेंशन मिलेगा। और ये जो वर्दी पहन करके आज सुरक्षा दे रहे हैं, सिपाही जी को पेंशन नहीं मिलेगा। क्या साहब, ये भी तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं ना। तो MP को पेंशन मिलेगा तो दरोगा जी को पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये प्रश्न, और इन प्रश्नों की तरफ हमारा दिमाग ना जाए, इसीलिए आज WhatsApp के द्वारा, TV के द्वारा हम नौजवानों के दिमाग में नफरत भरी जा रही है। और जो विरासत बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपनी जान गंवा करके हमको सौंपी है, जो आज़ादी हमको इस देश के महान लोगों ने अपनी शहादत दे करके हमको सौंपी है, आज उस आज़ादी पे बार बार हमला किया जा रहा है। और जब हम देश में जो हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आज़ादी की बात करते हैं, तो मंत्री जी मीडिया में आके पूछते हैं कि देश तो 47 में आज़ाद हो गया था। मंत्री जी, देश 47 में आज़ाद हुआ था ना, तो आपके पुरखे उस वक्त भी अंग्रेज के साथ चाय पे चर्चा कर रहे थे, तब भी देश के लिए नहीं लड़ रहे थे। और आज जब हमारे ऊपर गुलामी थोपी जा रही है फिर से, तब भी आपको आज़ादी से दिक्कत है। अरे हमको देश से आज़ादी नहीं चाहिए, देश में जो हमारे देशवासियों की समस्याएं हैं उनसे हमको आज़ादी चाहिए। और आप चाहते हैं कि हम तमाम लोगों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ा दिया जाए। मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ, मीडिया पे इतना गुस्सा मत कीजिए। ये तो आपके ही बीच रहने वाले लोग हैं। जो गति तोड़ सो गति मोड़ वाली हालत है इनकी। इनका हालत कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। अब हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर के पत्रकार अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही पत्रकार सब अखबार में रिपोर्ट भेजता है, जहां छप जाए वहीं से पैसा आ जाएगा। कौन इनके वेतन के बारे में बात कर रहा है? मजीठिया आयोग ने कहा कि पत्रकारों के ऊपर बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। तो पत्रकार और एंकर का फर्क समझ लीजिए। एंकर वो होता है जो बढ़िया सूट पहन करके मुंह में एस्नो पाउडर लगा करके शाम को टीवी में बैठ जाता है, और पत्रकार वो होता है जो गली गली घूम करके जो है न्यूज कलेक्ट करता है। और कैसे जीवन चलेगा? जीवन चलाने के लिए कोई तो उपाय करना पड़ेगा ना। तो बेचारे को रेलवे में टिकट भी कंफर्म कराना पड़ता है। क्या साहब, टीटी साहब को बोल करके टिकट भी कंफर्म कराना पड़ता है, दरोगा साहब को बोल करके पैरवी करके किसी को थाना से छुड़वाना भी पड़ता है। समाज ऐसे ही चलता है। ये अगर आपका खबर नहीं छापते हैं तो इनमें इनका प्रॉब्लम नहीं है, इनका एडिटर और इनका मालिक जो है ना अपना ईमान 2 रुपया में बेच दिया है। आपको गुस्सा होगा इनसे, लेकिन इनसे गुस्सा मत कीजिए। आप समझिए कि क्यों टीवी में हिंदू और मुसलमान हो रहा है। जब खेत में मर रहा हो, जब किसान सीमा पे शहीद हो रहा हो जवान, तो जिसने 2 रुपए में बेचा अपना ईमान, लाजिम है कि टीवी में बैठ करके करेगा हिंदू और मुसलमान। हमको यह समझना पड़ेगा कि ऐसी भाषा आज क्यों बोली जा रही है जो भाषा सन 47 में बोली गई थी। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से धर्म के आधार पर, हमारी पहचान के आधार पर हमको आपस में लड़ा करके गाय का मांस मंदिरों में फिकवाकर, सुअर का मांस मस्जिदों में फिकवाकर इस खूबसूरत हिंदुस्तान का बंटवारा किया। ये देश एक बार धर्म के नाम पे बटा है। ये जो आज के अंग्रेज दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनको हम कहना चाहते हैं कि दोबारा हम इस देश को धर्म के नाम पे नहीं बटने देंगे। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर आप अंग्रेज बनने के लिए तैयार हैं तो हम अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल बनने के लिए तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा
कि आपकी साजिश हमको समझ में आती है। हमको समझ में आता है कि हम जब नौकरी मांगते हैं तो कहते हैं कि मेरिट नहीं है। माँ बाप को भी लगता है साहेब कि बाल बच्चा मेहनत नहीं करता है इसलिए नौकरी नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, बाल बच्चा खूब मेहनत कर रहा है। इस स्टेडियम में भी भोरे भोर दौड़ने के लिए आता होगा लड़का सब, बिहार के हर फील्ड में दौड़ने के लिए आता है और खूब मेहनत से दौड़ रहा है। गुटुआ चला गया, इसका मामू भी ITBP में, क्या रे लड़का खूब दौड़ता है, मेहनत करता है, दौड़ पूरा है, उसका हाइट पूरा है, चेस्ट पूरा है, सीना पूरा है। मेडिकल देने के लिए जाएगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे नुनू रे केहूनी का हड्डी निकला हुआ है। फिर अगला बहाली में जाएगा कहेगा नाक का हड्डी टेढ़ा है। उससे अगला बहाली में जाएगा कहेगा अंगूठा का हड्डी टेढ़ा है। 3 लाख रुपया देगा, सब हड्डी सोज हो जाएगा। ये हकीकत आप लगता होगा लोगों को कि लड़के पढ़ते नहीं, अरे पढ़ते हैं। पढ़ने का उनके ऊपर इतना दबाव है कि क्या शनिचर क्या इतवार रोज खिचड़ियाँ खाते हैं। अक्सर का लड़का सब पटना में जाकर के पढ़ता होगा, उसे पूछ लीजिएगा। और उसके साथ स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि वो जहाँ से पढ़ रहा है वह 3 साल का BA 5 साल में हो रहा है। जिस परीक्षा का तैयारी कर रहा है, यहाँ भी लड़का सब स्टडी ग्रुप बनाया होगा, रेलवे का तैयारी करता होगा, SSC का तैयारी करता होगा। अब परीक्षा देने के लिए जब जाता है तो पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। कोई भर्ती में आप जाकर के देखिए, फेर भर्ती का कोई चांस नहीं मिलता है। और ये हम कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलने वालों की हालत। जो बच्चे सरकारी अस्पताल में पैदा होते हैं अपनी जवानी सरकारी नौकरियों को खोजने में बिताते हैं, और जब सरकारी नौकरी अगर गलती से मिल जाए तब जाकर के उसको पता चलता है कि नौकरी तो अब नाम का सरकारी है, कोई सरकारी सुविधा उनके पास नहीं है। ये हकीकत है इस देश की, और इस हकीकत की तरफ हमारा नजर ना जाए, इसीलिए हमेशा हमारा ध्यान भटकाने के लिए, जैसे नहीं होता है गैया बीमार है और उसको गुट्टी खिलाना हो तो हरियर हरियर घास गैया को दिखाइएगा, गैया आ करेगी कि पट से गुट्टी उसके मुंह में डाल दिया जाए। हम जो है अच्छे दिन की तरफ मुंह फाड़े हुए हैं कि कब अच्छा दिन आएगा, कब नौकरी लगेगी, कब बटुहार आएगा, कब ब्याह होगा, कब हम भी वैलेंटाइन मिनट बनाएंगे, आई लव यू भेजेंगे, आई लव यू आई लव यू हो गया है, मैसेंजर पर रात रात भर चैट किया है, तब भी जो है ब्याह का संभावना नहीं दिख रहा है। बाप माँ कहते हैं कि अपना उपाय ने सूरदास बरतू, पहले नौकरी लो उसके बाद ब्याह होगा, और नौकरी मिल ही नहीं रही है। अभी एक सर्वे कह रहा है नया नौकरी मिलने का छोड़ दीजिए, इस साल 2020 में 18 लाख लोगों की नौकरियां चली जाएगी। और ये नौकरी क्यों जा रही है? ये नौकरियां इसलिए जा रही है कि एक अद्भुत राष्ट्रवादी सरकार हम लोगों ने चुना है। दिल हम लोगों का ना बड़ा गजब होता है। जब दुकान में सामान खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो जिस साबुन के ऊपर फ्री लिखा रहता है दुकानदार को कहते हैं वही साबुन मत दीजिए। अब कोई आकर के अगर ये ऑफर दे कि हमको वोट दे दीजिए, हम आपके खाते में 15 लाख पहुंचा देंगे, तो कोई भी दिल अपना दे देगा उसको। तो दिले न मोदी जी को दिए हैं जी, दिमागवा है ना, सोच के देखिए ना, सोच के देखिए कि आप कहते हैं कि हमने एक राष्ट्रवादी सरकार चुना है, ताली बजाइए राष्ट्रवादी सरकार में। लेकिन ये कैसा राष्ट्रवाद है कि राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच रहा है। अरे ट्रेन के बोगी में लिखा होता है ना कि रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति है, अब लिखा रहेगा कि रेलवे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि रेलवे बिकने वाला है। और रेलवे जब बिकेगा तो स्वाभाविक रूप में उसे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी नौकरी जाएगी। BSNL अगर बिकेगा तो स्वाभाविक रूप से लोगों की नौकरियां जाएंगी। एयर इंडिया बिकेगा तो स्वाभाविक रूप से लोगों की नौकरियां जाएंगी। अब बताइए, ऐसा माँ बाप कोई होता है कि मेरा भतीजा है, इसको गोदी में उठाए माला पहनाए? ऐसा माँ बाप होता है कि अपना बाल बच्चा है पप्पा पप्पा बिस्कुट कहने के जो दो झापड़
थप्पड़ मारे, अब पड़ोसी के बच्चा को हाय डार्लिंग हाउ आर यू उसको किस्मी का ऐसी कौन सी सरकार होती है? मान लीजिए आप में से कोई देश का प्रधानमंत्री होता, आप सरकार होते, तो आपके लिए BSNL नाम की कंपनी है। BSNL से मोदी जी का साथ, BSNL के साथ मोदी जी का फोटो देखे हैं? किसके साथ देखे हैं? तो इतना समझते हैं तो फिर ये भी समझते होंगे ना कि धर्म खतरे में नहीं है, देश खतरे में है। ये भी समझते होंगे। तो देश खतरे में इसलिए है कि इस देश के भीतर ऐसी नीतियां अपनाई गई हैं कि कमाने वाला कमा कमा करके परेशान है और लूटने वाला जमा किए जा रहा है और देश से लेकर के भागा जा रहा है। आए दिन आपको खबर आती होगी कि कोई 45,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 60,000 करोड़ लेके भाग गया। ये जो देश से भाग रहे हैं उसका पहचान करने में इनको रुचि नहीं है देश की सरकार को। देश में आ कौन रहा है उसमें इनका बड़ा इंटरेस्ट दिख रहा है। कौन आता है? आपने कभी सुना है कि गंगा वापस गंगोत्री चली जाएंगी? अरे गंगोत्री से गंगा आएंगी ना, गंगोत्री से गंगा निकली है, गंगा सागर को पहुंचेंगी कि गंगा सागर से गंगा गंगोत्री पहुंच जाएंगी? आज भारत से लोग बाहर जाता है, बाहर से लोग भारत नहीं आता है। बिहार से लोग बाहर जाता है, बाहर से लोग बिहार नहीं आता है। बक्सर में कोई सरदार जी आकर के आपका धान काट रहे हैं, अब बक्सर का मजदूर जाकर के पंजाब में धान काट रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जहां की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है तो वहां के लोगों का रोजगार मिलना बंद हो जाता है। पेट तो चलाना पड़ेगा ना, भूखे भजन न होए गोपाला, रखो अपनी कंठी माला, ये कहावत सुने हैं। काम करने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी ना, तो नौकरी मिल नहीं रही है। तो बताइए लोग भारत आएगा कि लोग भारत से जाएगा? बाहर के मुसलमान भारत आते हैं कि भारत के मुसलमान जाकर के सऊदी में नौकरी करते हैं? ये कौन सी मूर्खतापूर्ण बात की जा रही है? और ये मूर्खतापूर्ण बात जो है दिन रात लोगों के बीच में करके उनके मन में नफरत भरा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि देश में जो समस्या है ना उसको मोदी जी ठीक कर देंगे। कहा है कि देश का डंका जो है ना वो विदेश में बज रहा है। ठीक बात है, मोदी जी विदेश में जो है देश का डंका बजा रहे हैं, उनको मुबारकबाद भेजिए, उनको आई लव यू भेज दीजिए। लेकिन ये बताइए कि देश के भीतर क्या हो रहा है? देश के भीतर ये हो रहा है कि पिछले कुछ सालों में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। 12,000। कोई किसान आपको मिला है जो कहा हो बड़ा प्राउडली, गर्व से कहो, किसान गर्व से कहे कि मैं अपने बेटा को किसान बनाऊंगा? क्यों? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा, एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लीडर का बेटा लीडर बनेगा, फार्मर का बेटा फार्मर क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा कि आप प्याज खरीदते होंगे 200 रुपये किलो, आप दाल खरीदते होंगे 200 रुपये किलो, लेकिन किसान को 200 रुपया नहीं मिलता है। अगर किसान को भी 200 रुपया मिला होता ना तो उसके घर के सामने भी मर्सिडीज होता, उसके घर के सामने भी हेलीकॉप्टर लगा होता। ये पैसा कौन चुराता है? ये पैसा जो चुराता है वही इस देश की मीडिया को खरीद लिया है, वही आपके जिसको आपको मोहब्बत है ना, मोदी मोदी, उस नेता को भी खरीद लिया है। और वही आज से आपका संविधान और अधिकार, वो तिरंगा जो शान से लहरा रहा है, वो तिरंगा भी आपसे छीनने के लिए तैयार है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बड़ी लड़ाई है। और आज जब जन गण मन यात्रा लेकर के हम आपके बीच आए हैं तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ये किसी व्यक्ति को नेता बनाने का सवाल नहीं है, किसी इंसान को मुख्यमंत्री बनाने का सवाल नहीं है, किसी इंसान को MP MLA प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमारे राज्य का, हमारे देश का, हमारे नौजवानों का, हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का, हमारी महिलाओं का, हमारे देश के तमाम लोगों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, इस पर हम विचार करना चाहते हैं। जब ये जन गण मन यात्रा बापू धाम से शुरू हुई है, 30 जनवरी को जिस दिन बापू की हत्या की गई थी, क्या बोल करके हत्या की गई? गोडसे साहब क्या बोल करके हत्या किए? बापू को प्रणाम किए और बोले कि बापू देश से गद्दारी कर रहे थे इसलिए हमने इनकी हत्या कर दी। और यही मानसिकता
आज फिर से इस समाज के भीतर फैलाई जा रही है। जो देश के लिए बोल रहा है, जो देश के लिए लड़ रहा है, जो देश के हक और अधिकार की आवाज उठा रहा है, उसको देशद्रोही कह रहे हैं। और जो पुलिस ऑफिसर पुलवामा के हमले के वक्त पुलवामा में पोस्टेड था, जिसकी गिरफ्तारी आतंकवादियों के साथ हुई है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया। छोटे छोटे बच्चों, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया गया। एक डॉक्टर, ये कितनी शर्म की बात है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को फुर्सत नहीं थी, जब चमकी बुखार से बिहार के नौनिहालों की जान जा रही थी, तो स्वास्थ्य मंत्री साहब कुछ नहीं कर रहे थे। उत्तर प्रदेश से एक डॉक्टर कफील आकर के उन बच्चों की इलाज कर रहा था। आज वो आदमी को 72 घंटे हो गए हैं जमानत मिले हुए, लेकिन उसको जेल से नहीं निकलने दिया गया है। जो हक की आवाज उठा रहा है, उसको पकड़ करके जेल में डाल देते हैं और व्हाट्सएप पे उसके बारे में गलत मैसेज बना करके फैलाते हैं कि वो देशद्रोही है। हम एक सवाल पूछते हैं, अरे चुरा छुपा करके देवेंद्र सिंह की तरफ लश्कर तैयबा के आतंकवादी को लिफ्ट थोड़ी दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला मंच पे खड़ा है ना जी, परमिशन लेकर के खड़ा है ना, प्रशासन ने परमिशन दिया है ना, घूम रहे हैं ना, क्या दरोगा जी? देखो देशद्रोही का सेवा कर रहे हैं आप लोग, नहीं कर रहे हैं ना? काहे झूठ बोलता है? ये झूठ क्यों बोला जाता है? ये परमिशन जो है प्रशासन ने दिया है ना। अगर परमिशन प्रशासन ने दिया है, प्रशासन सुरक्षा दे रही है, और जनता के बीच में आकर के आप तमाम हजारों लोगों के बीच में आकर के जब बात कर रहे हैं, तो ये झूठ क्यों बोलता है? इसको चुनौती देते हैं, फोन करना अपने फूफा को और पूछना कि किस मिट्टी में बने हुए आदमी हैं। बिहार की मिट्टी में पैदा हुए हैं, और बिहार की मिट्टी महान लोगों को पैदा करने वाली मिट्टी है। बिहार की मिट्टी से इस देश की सरकार को चैलेंज करते हैं, अगर इस देश पे आंच आएगा तो बिहार की जनता चुप नहीं रहेगी, तिरंगा अपने हाथ में थाम करके इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ेगी। और ये हमारा इतिहास है। आजादी के आंदोलन को उठा करके देख लीजिए, आपके चौराहे पे वीर कुंवर सिंह की मूर्ति लगी हुई है। 1857 में वीर कुंवर सिंह की शहादत हुई, तो उसी 1857 में वीर अली की भी शहादत हुई थी। ये बिहार की धरती है, बिहार जहाँ शांति, ज्ञान, सत्य और अहिंसा का संदेशा पूरी दुनिया को देता है। ठीक उसी वक्त जब जरूरत होती है तो जेपी बाबू ने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। यहाँ पे एक से एक महान जन नेता पैदा हुए हैं, एक से एक महान संत पैदा हुए हैं। बिहार में एक बड़े किसान नेता पैदा हुए जिनका नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती। बड़े राष्ट्र कवि पैदा हुए दिनकर, और दिनकर कहते हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस देश के भीतर जब जब जरूरत पड़ेगी, बिहार की इस क्रांतिकारी मिट्टी से आवाज बुलंद होगा। और जिनको लगता है ईटा रोड़ा फेंक करके हमारी आवाज को दबा देंगे, तो वो भ्रम में है। उनको ये जानना चाहिए कि जो घिसता है वही चमकता है। और हम सिर्फ अपने लिए नहीं, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी का कर्ज है हमारे ऊपर, और मरते दम तक इस मिट्टी का कर्ज चुकाने में अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन इस धरती पे आंच नहीं आने देंगे। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो लोग CAA का समर्थन कर रहे हैं, वो गैर मुसलमानों को, बाहर के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के खिलाफ है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम तुरंत साबित हो जाएगा। आप तमाम लोग बताइए कि आप इस देश में किसी को नागरिकता देने के खिलाफ हैं? हाथ उठा के बताइए, ऐसे नहीं पता चलेगा। देख लीजिए, वीडियो बना लीजिए। हम लोग CAA का विरोध करते हैं, लेकिन किसी को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप बेवजह इस देश के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। आपने जानबूझ करके NRC का बहस खड़ा किया है देश के भीतर, ताकि देश NRC के बहस में उलझा रहे और आप LIC को आराम से बेचते रहे। हम ये समझते हैं कि बिहार की जनता को NPR की नहीं, रोजगार की जरूरत है। हम ये बात समझते हैं, इसीलिए घूम घूम करके अपने लोगों को यह बता रहे हैं कि बिहार वासियों, ये साजिश हम लोगों को समझना पड़ेगा कि CAA लाने की जरूरत इनको क्यों पड़ी। CAA लाने की जरूरत इनको इसलिए पड़ी, कहते हैं ना
चुबा गया आटा खाने, लोन में नौकसी फंस गया, चूहेदानी में फंस गया। राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, तो मोदी जी के बाद भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा ना? ये प्रधानमंत्री बनने का एजेंडा है। एनआरसी और एनपीआर देश में घुसपैठियों की पहचान के लिए नहीं, बल्कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लाया गया है। किस नाम पे प्रधानमंत्री बनेंगे? विकास का ढोलक फट गया है, विकास का बाजा जो है वो बजना बंद हो गया है। आप देखिए कि ट्रंप साहब गुजरात आने वाले हैं और ट्रंप साहब की नजर में झोपड़ियां ना दिख जाए, इसीलिए झोपड़ियों के सामने दीवार खड़ा किया जा रहा है। यह है विकास की हकीकत। और जब विकास का ढोलक फट गया है, राम मंदिर भी हो गया है, 370 भी हो गया है, कोई तो मुद्दा होना चाहिए ना जिससे हिंदू और मुसलमान किया जा सके। पार्लियामेंट में कहते हैं एनआरसी इसलिए लाना जरूरी है ताकि घुसपैठियों की पहचान की जा सके। और इनका जो गुड़गा घूमता है शहर शहर में, ये व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता है कि देखिए मोदी जी एनआरसी ला रहे हैं, सब मुसलमान का घर द्वार लेकर के हिंदुओं में बांट देंगे। ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जाता है। ये जो आपस में एक दूसरे को लड़ाने की साजिश रची जा रही है, एक साथ हम लोग पैदा हुए हैं इस देश में, कोई हमारे घर आकर के दिवाली का लड्डू खाया है, हम किसी और के घर जाकर के ईद की सवैयां खा करके आए। ये जो इस देश की परंपरा और संस्कृति है, इस परंपरा और संस्कृति पे आज हमला किया जा रहा है। और ये तमाम साजिशें संस्कृति और परंपरा को आधार बना करके किया जा रहा है। एक दिन गृह मंत्री साहब का भाषण सुन रहे थे। भाषण में मोटा भाई ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को मानता है। सही बात है, मानता है। जब वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को मानता है तो आप हमको बताइए कि आपके दरवाजे पे आकर के अगर कोई शरण मांगेगा तो आप शरण देंगे कि नहीं देंगे? देश में जब पहले से यह व्यवस्था है कि दुनिया के किसी हिस्से से आने वाला कोई व्यक्ति अगर भारत में शरण मांगता है तो उसको शरण दी जाएगी। आज भी जो है हमारे देश में धर्मशाला की संस्कृति होती है। हम भी बक्सर में आए तो धर्मशाला में ही रुके थे और धर्मशाला के मालिक को हम पूछे कि इस सभा करके बाद में आपको नहीं तंग करेगा? बोला ना ना कोनो दिक्कत नहीं है, ये 2-4 गो लंपट लफुआ बात कि बक्सर के संस्कृति नहीं है। तो हम बोले कि यही तो दिक्कत है कि जो हमारी वास्तविक संस्कृति है उसको तोड़ मरोड़ करके आज लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले से जब ये कानून है कि कोई शरण आकर के मांगेगा उसको शरण दी जाएगी, अगर संविधान में भरोसा दिखाएगा तो उसको नागरिकता दी जाएगी, तो अलग से कानून लाने की जरूरत क्यों थी? अलग से कानून लाने की जरूरत इसलिए थी कि जब आसाम में एनआरसी हुआ तो उस एनआरसी में 19 लाख लोगों के नाम काट करके हटाए गए और वो जो 19 लाख लोग थे उस 19 लाख में से 15 लाख गैर मुसलमान थे। और ये नाम किस आधार पे काट करके हटाया गया? कागज की छोटी छोटी गलतियों के आधार पे। तो कागज की गलती ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के कागज में होता है। क्या हिंदू के वोटर आईडी में नाम कुछ और फोटो किसी और का नहीं होता है? हिंदू के जो बर्थ डेट में जो है जन्म किसी और महीना में देता है और सर्टिफिकेट पे कोई और महीना नहीं लिखा होता है। क्या हिंदुओं के सर्टिफिकेट में एमए में कुछ और नाम और बीए के सर्टिफिकेट में कुछ और नाम नहीं होता है? समाज में बीमारी फैलेगी तो धर्म देख करके बीमारी लगेगा। मलेरिया का मच्छर कन्हैया को काटेगा तो मलेरिया होगा और कामरान को काटेगा तो डेंगू हो जाएगा। ये मलेरिया ही होगा। अगर कोई नीतिगत सवाल है तो नीतिगत सवाल की परेशानी तो सबको उठानी पड़ सकती है। और आसाम में कागज की गलती का आधार देखिए, माँ का नाम है, बाप का नाम है, देखो भाई का भी नाम है, दूसरा भाई का नाम काट करके हटा दिया गया है। ऐसा लगता है वो पपीता था, मम्मी पापा मॉर्निंग वॉक करके तोड़ के उसको ले आए थे। ऐसा हो सकता है कि माँ नागरिक हो, बाप नागरिक हो, भाई नागरिक हो, दूसरा भाई नागरिक नहीं हो? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब अपने कागज को आप ध्यान से देखेंगे, मेरे पिताजी का नाम जयशंकर है, मेरे कागज में JAI लिखा हुआ है, छोटा भाई के कागज में JAY लिखा हुआ है, पप्पा तो एक ही बने हैं। आई और वाई अलग अलग है तो बाबूजी तो हो गए। अब बाबूजी का कागज देखना पड़ेगा कि
एनआरसी आई है कि वाई है? अगर आई है तो छोटका भाई को कागज ठीक कराना पड़ेगा, और अगर वाई है तो हमको ठीक कराना पड़ेगा। इसकी जरूरत क्या है? तो कहते हैं कि घुसपैठियों की पहचान करेंगे। गजब का बात है। कबीर दास के उल्टे बानी अंगना सुखल घर में पानी। ये घुसपैठियों की पहचान करने के लिए देश की जनता को परेशान कर देना चाहते हैं। मतलब ये आपके गांव में भेड़िया घुस जाए तो भेड़िया नहीं पकड़ेंगे, बस्ती में आग लगा देंगे। ये कोई मानसिकता होती? एक कहावत था कि सत्तू के साथ घुन पिसा जाएगा, ये घुन के साथ सत्तू को पीसना चाहते हैं। घुसपैठियों के साथ ये देश के नागरिकों को परेशान करना चाहते हैं, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जनता को इस आधार पे बांटना है धर्म के नाम पे, ध्रुवीकरण करना है धर्म के नाम पे। यही बात कहा गया था नोटबंदी के जमाने में भी कि लाइन में लग जाइए और 2-4-5 दिन का परेशानी है, उसके बाद सारा काला धन आ जाएगा सरकार के खाते में और आपके खाते में 15-15 लाख पहुंचा दिया जाएगा। पहुंचा? जैसे 15 लाख रुपया आपके खाते में नहीं पहुंचा, वैसे ही एनआरसी से मुसलमानों का नाम काट करके हिंदुओं को उसका घर द्वार नहीं मिलने वाला है। उल्टे अगर एनआरसी होगा बिहार जैसे राज्य में तो एक बड़ी आबादी को इसकी परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो लैंड रिकॉर्ड है सरकार के पास वो मात्र 30% लैंड रिकॉर्ड है, मात्र 30%। जिस जमीन पे आपका घर है, जो आपकी पुश्तैनी खेत है, जिस खेत पे आपका कब्जा है, उस खेत का जब आप कागज खोजने के लिए जाइएगा आपको कागज नहीं मिलेगा। जब जमीन कहाँ में कहीं नहीं जाती है, इंसान पैदा होते हैं मर जाते हैं, लेकिन बक्सर वही है ना। बक्सर ऐसा तो नहीं होता कि आड़ा बन जाता है और आड़ा जो है वो बक्सर की जगह पे चला आता है। जमीन तो वहीं रखा रहता है ना। जब जमीन का दाखिल खारिज करना इतना मुश्किल होता है तो इंसान तो यहाँ से वहाँ जाते हैं, पैदा कहीं और होते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं और जाते हैं, नौकरी कहीं और होती है, रिटायर कहीं और होते हैं और घर कहीं और जाकर के बनाते हैं। बहुत सारा ऐसा लोग होता है ना जो घर जमैया हो जाता है, सास ससुर के गांव में जाकर के बस जाता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार के पास ये जिम्मेवारी है कि वो लैंड का रिकॉर्ड रखे। सरकार के पास लैंड का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सरकार हमसे हमारे बाप दादा का रिकॉर्ड मांग रही है। क्या जी? लड़का सामने खड़ा है। बाबा बाबा क्या नाम है? और उनके बाबा का, और उनके बाबा का तो हुए होंगे ना, वो पैदा हुए होंगे ना। इस सवाल का कोई मतलब है कि अपने दादाजी के दादाजी के दादाजी का नाम बताइए? अरे ऑब्वियसली कोई कोई हुए होंगे तभी ना जान रहे हैं। इससे निकलेगा क्या देश को? इससे देश को कुछ नहीं निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनेगा, और जब ये चुनावी मुद्दा बनेगा तो आप देख लीजिए, हम लोग जब सीए का विरोध कर रहे हैं तो देश की जो समस्या है उसको भी उठा रहे हैं, लेकिन जो सीए के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं वो असल देश की समस्याओं से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों को उनके सवालों से भटकाया जाएगा और भटका करके राजनीति की जाएगी, और इसका कुल नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है। आसाम में 1600 करोड़ खर्च करके एनआरसी किया गया, और आसाम में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी कहती है कि इस एनआरसी को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर पूरे देश में एनआरसी होगा तो 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। बताइए इसका कोई फायदा है? ये जो व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है कि एनआरसी करके मुसलमानों का जमीन लेकर के आपको दे दी जाएगी, ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर एनआरसी होगा तो ये जो कागज की छोटी छोटी गलतियां हैं, उस गलती के आधार पे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, और जब नागरिकता छीनी जाएगी तो सिर्फ नागरिकता नहीं जाएगी, वो जो पुश्तैनी जमीन है बाप दादा का, वो जमीन भी जाएगा, घर भी जाएगी, संपत्ति भी जाएगा, और वोट देने का अधिकार भी जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, ये देश के तमाम जाति और तमाम धर्म के लोगों का सवाल है। इसीलिए इस सवाल पे हम तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए और सरकार से ये सीधा सवाल करना चाहिए कि हमको हमारी पहचान के आधार पे, टिक्का और टोपी के आधार पे लड़ाना बंद कर दीजिए। चाहे टिक्का लगाने वाला हो या टोपी लगाने वाला हो, पेट सबके पास होता है, भूख का इंतजाम सबका होना चाहिए, सबको काम मिलनी चाहिए, सबको शिक्षा मिलना चाहिए, ये सवाल हमारा होना चाहिए। इसीलिए जो लोग भ्रम में हैं, एक मेरा भाजपाई दोस्त है, आकर के कहा कन्हैया तुमको क्या दिक्कत है यार, तुम तो कन्हैया हो,
अगर तुम्हारा नाम सीए में एनआरसी में कट जाएगा तो सीए के तहत नागरिकता ले लेना। हम बोले दोस्त क्या कहें तुमको, अब तुम इंसान हो कि टपोर शंख हो, हमको पता नहीं चल रहा है। अगर इंसान हो तो सोच करके बताओ कि गणेश जी का मूरी जो है भोला बाबा काट लिए थे ना, कहानी तो सुने होंगे ना। तब भोला बाबा जब गणेश जी का मूरी काट लिए तो वो मूरी गणेश जी को मिला, हाथी का मूरी मिला ना। अगर एक बार कागज की गलती के चलते आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी ना तो दोबारा आपको वो नागरिकता नहीं मिलेगी जिसको एंजॉय आप आज कर रहे हैं। और ये जो सीए का भ्रम है, ये भ्रम इसीलिए फैलाया गया कि 19 लाख में से जब 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम काट करके हटाया गया तो इनका सारा खेल बिगड़ गया। ये सोचे कि पूरे देश में एनआरसी करने के नाम पे हिंदू मुसलमान होगा, दिल्लियों का चुनाव जीत जाएंगे, बिहारों का चुनाव जीत जाएंगे और बंगालों का चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन उस 19 लाख में से जब 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम कट करके आया तो ये सब फोन किया, ये बॉस क्या कर रहे हैं, टकला खुजला करके बॉस को यार गड़बड़ा गया, अब हिंदू मुसलमान कैसे होगा। इसीलिए इन्होंने देश की जनता को भ्रम में डालने के लिए सीए का नौटंकी किया है। और एक बात जान लीजिए, देश में पहले से कानून है कि किसी को भी नागरिकता दी जाएगी। और जो बात ये आज 2019 में बोल रहे हैं, यही बात इन्होंने 2003 में क्यों नहीं किया। अब की बारी अटल बिहारी सरकार बनी थी अटल जी की, 2003 में नागरिकता संशोधन कानून लाया गया था। उस नागरिकता संशोधन कानून में ये बात क्यों नहीं की गई जो आज 2019 में किया जा रहा है, क्योंकि तब आसाम में एनआरसी का लिस्ट जारी नहीं हुआ था। ऐसा आसाम में एनआरसी का लिस्ट आज जारी हुआ है। इसीलिए उस कुकर्म को छुपाने के लिए कहते हैं ना, फॉर्म भरते रहिएगा, गलत हो जाएगा स्पेलिंग तो उस पर व्हाइटनर लगाना पड़ता है। अति उत्साह में जो गृह मंत्री ने कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे, तो उस एनआरसी के चलते जो बवाल होने की संभावना थी, उस संभावना को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने सीए का व्हाइटनर लाया है। असल मसला सीए नहीं है, असल मसला एनपीआर है। इसीलिए ये जो एनपीआर का नोटिस है उसको जारी किया गया है। हम आप तमाम लोगों को ये कहने के लिए आए हैं, आपको एनपीआर मौजूद है? आपको एनपीआर मंजूर नहीं है ना? एनपीआर और एनआरसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये तो इस बहस में नहीं पड़े हुए हैं ना कि पहले अंडा आया कि मुर्गी। ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है ना कि पहले एनपीआर होगा कि एनआरसी। ये जान लीजिए कि एनपीआर के अंडे से ही एनआरसी का चूजा निकलेगा। इसीलिए जो एनआरसी की समस्या में सबसे ज्यादा बिहार के लोग प्रभावित होंगे, तो मैं आप तमाम बिहार के लोगों से ये निमंत्रण आपको देने के लिए आया हूँ, ये अपील करने के लिए आया हूँ कि एनपीआर को रोकने के लिए हम लोग 27 तारीख को ये जनगणमन यात्रा पटना के गांधी मैदान में पहुंचेगी। और हम बिहार सरकार से ये कहेंगे कि यह बिहार सरकार एनपीआर और एनआरसी और सीए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कीजिए जैसे दूसरे राज्यों ने पास किया है। आपको ये मंजूर है कि नहीं है? अगर आप तमाम लोगों को मंजूर है तो आप तमाम लोग 27 तारीख को पटना के गांधी मैदान में आएंगे। बोले आएंगे कि नहीं आएंगे? सब लोग आएंगे ना? झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? हाँ, आप क्या झूठ बोलिएगा, प्रधानमंत्री थोड़ी है। आप लोग 27 तारीख को पटना के गांधी मैदान में आइए। और अमित शाह दावा करते हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। हम आप तमाम लोगों के समर्थन से आपके बच्चे की तरह उसको ललकारना चाहते हैं कि अमित शाह 1 इंच तो क्या पूरी जमीन तुमसे लेंगे, इस बात को तुम याद रखना। मिलकर के लड़ेंगे, लड़ाई को जीतेंगे। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।